जय हिंद बच्चों, मैं आ गया हूँ आप लोगों को फिर से दोबारा ये पढ़ाने के लिए। ये हमारा चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट रह गया था। फर्स्ट पार्ट मैंने कवर कर दिया है, सेकंड पार्ट रह गया था, तो आज मैं उसको कवर करने वाला हूँ। एंड वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग बच्चों, आई फील वेरी मोटिवेटेड। मैं आप लोगों को पढ़ाने के बाद नहीं, पढ़ाने के पहले से ही एक्चुअली आई फील वेरी मोटिवेटेड। मैं जब आप लोगों को पढ़ा रहा होता मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आई फील सेटिस्फाइड एंड मैं रियलाइज़ किया हूँ कि मुझे ये आप लोगों के साथ अपने ज्ञान को शेयर करने में और आप लोगों के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करने में मेरे को बहुत ही मोटिवेशन और बहुत अच्छा फील होता है। इनफैक्ट लास्ट वीडियो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई वॉज मेकिंग एट नाइट 1 o'clock एंड आई वॉज नॉट फीलिंग स्लीपी। मेरे को नींद नहीं आ रही थी, रात को 1 बजे बना रहा था क्योंकि आई वॉज इन्वॉल्व इन टू इट। एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। मैंने जानबूझकर इसमें अभी ज़्यादा पीपीटी वगैरह नहीं डाला, इसको सिंपल रखने का कोशिश किया सो दैट simplicity में ही NCERT, because as of now I am covering only NCERT book, so I just want to make you understand each and every line of the NCERT book. इस किताब की एक एक लाइन आप डिटेल में समझे। हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद यही है और इसलिए मैं जस्ट इसको आपको सिंप्लीफाई करके समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सही से हो सके। सो नाउ अभी जो हम आगे पढ़ने वाले दोस्तों हैं, हम राइट्स पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। तो नाउ नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो शोषण के विरुद्ध अधिकार। एंड इन आवर कंट्री देर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिप्राइव्ड। दे मे बी सब्जेक्टेड टू एक्सप्लॉयटेशन बाय देयर फेलो ह्यूमन बींग्स। वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन आवर कंट्री हैज़ बिन बेगर और फोर्स्ड लेबर विदाउट पेमेंट। सो हम जानते हैं कि अपने देश में करोड़ों लोग गरीब हैं, दलित हैं, शोषित है और वंचित है, ठीक है। और यहाँ के लोगों द्वारा उनका शोषण हो सकता है। वन सच फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इज बेगार और या बंधुआ मजदूरी। एक हमारे देश में वन टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, बेगार एंड बंधुआ मजदूरी। ये बहुत ज़्यादा ही प्रचलन में था आज़ादी के समय पे और अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारे समाज से पूरी तरीके से ये ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। दो फंडामेंटल राइट, देयर इज अ फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट ऑल दिस इल प्रैक्टिसेस आई कैन से। Another closely related form of exploitation is buying and selling of human beings. So this is also very thing, buying and selling of human beings here and using them as slaves. So it's very sad कि हमारे देश में दास प्रथा, लोगों को दास के रूप में खरीदा जाता है, स्लेव्स के रूप में खरीदा जाता है। एंड दिस सैड, लोगों को खरीद बिक्री की जाती है, इंसानों की खरीद बिक्री। इट्स सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं एंड इट्स वेरी सैड स्टेट। एंड बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर प्रोहिबिटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान के तहत इन सबको प्रोहिबिट कर दिया गया है, इनको प्रतिबंध लगाया गया। सो मैं कह सकता हूँ कि चूंकि हमारे संविधान के द्वारा प्रतिबंधित है, तो ये जहाँ भी अगर ऐसी चीज़ें न्यूज़ में मतलब अगर उजागर होती है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है, सरकारी एक्शन लिया जाता है, कानूनी एक्शन लिया जाता है। एंड इन सब चीज़ों को बहुत हद तक ख़त्म करने में हमारे संविधान का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बट आई स्टिल कैन नॉट गारंटी और आई कैन नॉट कन्फर्म। मैं अभी ये इस मतलब मेरा पर्सनल मानना है, मैं इसके कोई स्टैटिस्टिक्स और डेटा तो मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे पास है नहीं। बट मेरा पर्सनल मानना है कि 100% एबोलिशन इंडिया में अभी आई डोंट थिंक ये हो चुका है। एंड दैट इज़ द रीज़न इट्स स्टिल ए वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड बाई आवर, गारंटीड बाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Forced labor was imposed by landlords, money lenders and other wealthy persons in the past. Some form of bonded labor still continues in country, especially in brick kiln work. So it has now been declared a crime and is punishable. So जैसा कि मैंने बताया, इस बुक में भी यही लिखा हुआ है कि फोर्स्ड लेबर जो है हमारे यहाँ ज़मींदारों या मनी लेंडर, सूदखोर या फिर जो अन्य धनी लोग हैं उनके द्वारा ये पास्ट में यूज़ किया जाता था। बट अभी भी बोल रहे सम फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर स्टिल एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। मतलब हमारे देश में अभी भी बंधुआ मजदूरी कराते हैं, खास करके ईंटे के भट्टे आप लोग जानते होंगे दोस्तों। तो ब्रिक किल्न वर्क वहाँ पे ये होता है, अभी भी प्रचलन में है थोड़ा। एंड इट हैज़ नाउ बिन डिक्लेयर्ड ए क्राइम, और अभी इसको एक अपराध घोषित कर दिया गया। सो इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एंड क्राइम एंड इज़ पनिशेबल। तो यह अब एक अपराध घोषित कर दिया गया और ये कानून द्वारा अब यह दंडनीय है। The Constitution also forbids employment of children below the age of 14 years in dangerous jobs like factories and mines. So संविधान बच्चों के द्वारा, children below 14 years in dangerous
जॉब। सो अगर जो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं वो किसी खतरनाक काम में अगर उनको नियोजित किया जा रहा है तो ये संविधान के द्वारा इसको फॉरबिड किया गया है, मना किया गया है, संविधान इसको परमिट नहीं करता है। एंड विथ चाइल्ड लेबर बीइंग मेड इलीगल, जो बच्चों के द्वारा जो लेबर है, काम करवाना, बाल श्रम जिसको हम कहते हैं, चाइल्ड लेबर, हैज़ बीन मेड इलीगल, ये एक अपराध घोषित कर दिया गया है। एंड राइट टू एजुकेशन becoming a fundamental right for children, this right against exploitation has become more meaningful. So अब in fact right to education को भी एक फंडामेंटल राइट, बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये पहले एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता था, बट अब इसको मौलिक अधिकारों की सूची में दे दी गई है। और राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन के लिए एक फंडामेंटल राइट बन गया। तो ये जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, जो बच्चों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हजार्डस और या डेंजरस जॉब करने से रोकता है, तो इसका मूल्य, इसका महत्ता और भी बढ़ गया इस अधिकार का। सो दिस हैज़ बिकम ए वेरी मीनिंगफुल फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो अगली चीज़ जो हम कर रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सो एक्चुअली आवर कॉन्स्टिट्यूशन, according to our constitution, everyone enjoys the right to follow the religion of his or her choice. This freedom is considered as hallmark of democracy. सो हमारे देश में संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म, अपनी पसंद की धर्म का पालन करने का अधिकार है। कोई किसी पे इन्फोर्स नहीं कर सकता है कि आपको कौन सा धर्म मानना है, कौन सा धर्म नहीं मानना है। भारत एज अ कंट्री ऑल्सो, इंडिया एज ए नेशन ऑल्सो, इट्स अ सेकुलर नेशन, इट्स अ पंथ निरपेक्ष राज्य। ये किसी भी धर्म या किसी भी पंथ को ऐसा नहीं कि ये कह रहा है कि आप किसी भी धर्म को नहीं माने। एक्चुअली ये कह रहा है कि आप अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, और ये आपकी स्वेच्छा, आप नहीं चाहें तो आप किसी भी धर्म को नहीं भी मान सकते हैं। आप अधार्मिक रह सकते हैं या बिना धर्म के भी रह सकते हैं। दैट ऑल्सो इज टोटली, इट्स ऑन योर कॉन्साइंस, इट्स ऑन योर ओन पर्सनल चॉइस। और सरकार इसमें कहीं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सरकार आपको किसी भी धर्म के लिए बाध्य या किसी भी धर्म को नहीं मानने के लिए बाध्य ऐसा नहीं कर सकती है। ये हमारे संविधान के द्वारा वर्जित है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और इस राइट को, स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है, हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वर्ल्ड वाइड रिलीजन प्लेज अ वेरी बिग रोल। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। Now, historically, there were rulers and emperors in different parts of the world who did not allow residents of their countries to enjoy the right to freedom of religion. So, इतिहास में ऐसे रहे हैं बहुत सारे शासक या राजा महाराजा ऐसे रहे हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों में रहे हैं, जिन्होंने रेसिडेंट्स को अलाउ नहीं किया, जो उनके प्रजा थे, जो उनके जिनके ऊपर उनका शासन था, उनको ये राइट नहीं था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि पर्सन्स फॉलोइंग ए डिफरेंट रिलीजन फ्रॉम दैट ऑफ द रूलर वेयर आइदर प्रोसिक्यूटेड। सो रूलर के जो शासक का धर्म है, अगर वो जो लोग उसको, जो प्रजा के लोग थे, अगर वो शासक का धर्म को नहीं मानते थे तो उनको प्रोसिक्यूट कर दिया जाता था, या दे वर फोर्स टू कन्वर्ट, या फिर उनको विवश किया जाता था कि वो अपना ऑफिशियल रिलीजन, जो रूलर का रिलीजन है, उसमें कन्वर्ट हो जाए। So therefore, democracy has always incorporated the freedom to follow the religion of one's choice on its as one of its basic principles. So अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की, अपनी इच्छा के अनुसार, one's choice, है ना, कि धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत, दिस इज ए वेरी बेसिक प्रिंसिपल। ये डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। ठीक है, कि एज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी यू हैव दैट फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वन चॉइस। आप अपने मन की, आप अपने इच्छा से जो आपको है, आप उस धर्म को मान सकते हैं। और आप धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप जिस धर्म में जन्म लिए हैं, बट आप भविष्य में आप धर्म परिवर्तन भी कर सकते हैं। और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे देश में, आज भी बहुत लोगों ने धर्म परिवर्तन किया है। इसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल है, और यार इंसान बड़ा हो छोटा हो, बट अगर वो भारत का नागरिक है तो ही हैज़ दिस फंडामेंटल राइट एंड ही कैन प्रैक्टिस वॉट एवर रिलीजन और वॉट एवर धर्म, जो भी धर्म उसको पसंद है, वो अपने इच्छा के धर्म को मान सकता है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता।
सो इन इंडिया एवरी वन इज फ्री टू चूज ए रिलीजन एंड प्रैक्टिस दैट रिलीजन, ये हमने देख लिया। बट फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑल्सो इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो धर्म की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, समझ रहे। सो आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता इसमें समाहित है। आपके अंतःकरण, कॉन्साइंस, आपकी अंतरात्मा, आपकी मन में। सो दिस मीन्स दैट अ पर्सन मे चूज एनी रिलीजन और मे चूज नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ही मे चूज एनी, कोई भी धर्म मान सकता है, या वो चूज करेगा कि मैं कोई भी धर्म नहीं मानूंगा, अधार्मिक रहूंगा, या किसी धर्म को मैं नहीं मानूंगा। दैट ऑल्सो इज द लॉ। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स द फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, समझ गए। तो ये आप जो हमारा फ्रीडम टू रिलीजन है, इसमें आप किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, और उसी धर्म को आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। इसमें आपका ये पूरा ही आपका अपना है, अपने आपके अंतःकरण पे आपने जो सोचा है आप वो कर सकते हैं। इसमें कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन, बट यस, फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन है वो उस पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। सो टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, है ना, मोरालिटी एंड हेल्थ। सो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ के ऊपर सरकार इस पर थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस लगा। सॉरी, मैं थोड़ा आईटी में थोड़ा कमज़ोर हूँ, तो कभी कभी ऐसे थोड़े से डिस्ट्रप्शंस हो जाते हैं, सॉरी। सो आई वाज टेलिंग दैट द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रैक्टिस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। सो लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, सो नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंध लगा सकती है। दिस मीन्स दैट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट एन अनलिमिटेड राइट। इसका ये मतलब है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो अनलिमिटेड राइट नहीं है, इस पर लिमिटेशन लगाई जा सकती है, यह असीमित नहीं है। तो द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल लेवल्स। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें कह रहा है कि जो सरकार है वो अगर धार्मिक कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ सोशल एविल्स है, तो उसको हटाने के लिए, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। फॉर एग्जांपल, इन द पास्ट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स बैनिंग प्रैक्टिसेस लाइक सती, बाईगैमी और ह्यूमन सेक्रीफाइस। तो पहले भी सरकार ने ऐसे एक्शन लिए हैं। सती प्रथा को हटाया गया है, बेसिकली एक से अधिक विवाह, बाईगैमी, मोर देन मैरिंग विथ मोर देन वन पर्सन, एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस, मानव का बलि दिया जाना है। सो इस तरीके का जो सामाजिक एविल्स थे, बेसिकली समाज में बुराइयां थी, कुरीतियां थी, इनको हटाने के लिए सरकार ने पहले भी कदम उठाए। और ये इनको हटाने के लिए, अगर इनको सामाजिक बुराइयों को हटाने के लिए अगर सरकार को एक्शन ले रही है, तो दैट इज़ नॉट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। वो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। बिकॉज मौलिक, ये समझने वाली दोस्तों ये समझने वाली बात है कि मौलिक अधिकार हमें एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए दिए गए हैं, ना कि समाज में बुराइयां फैलाने के लिए रखी गई है। सो सच रेस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी अपोज्ड इन द नेम ऑफ इंटरफेरेंस इन द राइट टू फ्रीडम। तो आप ऐसे जो रेस्ट्रिक्शन है, अगर सरकार ऐसी कुछ कानून बना रही है और ऐसे कुछ लगाम लगा रही, तो आप उनका विरोध नहीं कर सकते हैं कि ये आपके फंडामेंटल राइट के जो धार्मिक स्वतंत्रता का फंडामेंटल राइट है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसमें कोई इंटरफेरेंस है, ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी भी, अगेन आप समझिए कि फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है, वो इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, समाज को एक बेहतर समाज बनाने की ओर आगे बढ़ाता है। और इस पर्पज से ही ये फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार रखे गए, ना कि संविधान, ना कि समाज को बुराइयों की ओर ले जाने के लिए। So the limitations on the right to freedom of religion always produce tension between followers of various religions and government. When the government seeks to restrict some activities of any religious group, people of that religion feel that this is interference in the religion. So ऐसा पहले भी देखा गया कि जब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मानने वाले लोगों और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियां हो जाती है, क्योंकि जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं वो महसूस करते हैं कि ये सरकार उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रही है। सो ये टेंशन्स होते हैं। बट फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स बिकम्स ए मैटर ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी
for yet another reason, the Constitution has guaranteed the right to propagate one religion. सो एक यहाँ बहुत एक अलग पहलू भी बताया जा रहा है कि एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गारंटीड द राइट टू प्रोपगेट वंस रिलीजन्स, क्योंकि आपको मैंने बताया था दोस्तों टू प्रोफेस फॉलो एंड प्रोपगेट, तो जो प्रोपगेट वाली बात है बेसिकली आप अपने धर्म की प्रचार करने की आपको स्वतंत्रता है। Now this includes persuading people to convert from one religion to another religion. So इसमें आप बेसिकली लोगों को आप मना सकते हैं, उनको परसुएड कर सकते हैं कि आप कन्वर्ट हो जाइए दूसरे धर्म में, या आप किसी धर्म में उनको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सो हाउएवर सम पीपल रिजेंट कन्वर्जन ऑन द ग्राउंड दैट दीज आर बेस्ड ऑन इंटिमिडेशन और इंड्यूसमेंट। सो होता क्या है दोस्तों, कभी कभी ये कन्वर्जन जो है, ऐसा लोगों का कहना है कि कभी कभी ये कन्वर्जन इंटिमिडेशन, डरा धमकाकर या इंड्यूसमेंट, कुछ प्रलोभन लालच देकर करवाया जाता है, एंड दैट इज रॉन्ग। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबल कन्वर्जन्स। सो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, हमारा जो संविधान है वो दबाव बनाकर जबरन किसी का धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता है। इट ओनली गिव्स अस द राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर रिलीजन एंड दस अट्रैक्ट अदर्स टू इट। सो ये बहुत ही क्लासिकली देखिए, ये हमें अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का, स्प्रेड इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का अधिकार देता है अपने धर्म के बारे में, और इस इन्फॉर्मेशन के स्प्रेड होने से दूसरे लोगों को हम अपने धर्म के प्रति आकर्षित कर सकते हैं। वी कैन अट्रैक्ट अदर्स टू इट, बट वी कैन नॉट फोर्स समबडी, वी कैन नॉट इंटीमिडेट, हम किसी को डरा नहीं सकते, वी कैन नॉट इंड्यूस, हम प्रलोभन नहीं दे सकते। सो अगेन इट्स बिकम, ये मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी हो जाता है, ये पॉलिटिकल इशू भी हो जाता है आए दिन, क्योंकि कुछ लोग इसको ये कह रहे हैं कि मैं अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम इसमें कहीं कहीं पे ऐसा भी पाया जाता है कि इसमें इंटिमिडेशन और इंड्यूसमेंट इन्वॉल्व होते हैं, एंड दैट्स ए मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी, एंड दैट इज एक्चुअली अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान का मूल रीज़न, जिसके संविधान जिस स्पिरिट के साथ जो बनाया गया, जो ये फंडामेंटल राइट लाया गया, उसके खिलाफ है। सो दैट इज़ नॉट अलाउड। नाउ नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों की समानता। दोस्तों जब भी आप फंडामेंटल राइट में अगर आपको पढ़ा रहा हूँ ना, या रेदर देन मैं बोलूँ कि अगर आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, सो आई विल कीप फाइंडिंग, मैं आपको बताता रहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार संविधान एक इतनी खूबसूरत से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतनी खूबसूरत तरीके से पिरोई हुई माला इतने अच्छे तरीके से बनाई गई है कि इसके एक एक एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर उसमें आप संविधान की पहली चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने संविधान के बारे में बताया, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इनमें तो आए दिन मैं बोलता रहूँगा, आए पैराग्राफ में मैं बोलता रहूँगा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। तो लाइक आप कोई देखते ना कि कोई एक ऐसी मूवी आती है जो उस मूवी का हर एक पार्ट ही इंपॉर्टेंट होता है, आप कभी उसका एक झलक छोड़ना नहीं चाहते हैं। आई एम नॉट प्रोपगेटिंग, बट लाइक लास्ट मैंने जब 3 इडियट्स मूवी देखा था, तो मैं हज़ारों बार देख लिया उस मूवी को, बट हर एक बार उसके एक एक पार्ट को देखने पे मेरे को लग रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छा मूवी है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, ये पार्ट को मैं कैसे बंद कर दूँ। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक ए ब्लॉकबस्टर, सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर। इसके एक एक पार्ट को आप मिस नहीं कर सकते। यू विल एंजॉय, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यू विल एंजॉय ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड यू मस्ट नो दिस इज वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों की समानता। बीइंग ए कंट्री विच इज होम टू सेवरल रिलीजन, हम लोग जानते हैं कि हमारे धर्म में विभिन्न प्रकार के धर्म है। India is a diverse country. It is necessary that government must extend equal treatment to different religions. So सरकार को सभी धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट करना होगा, समान तरीके से बर्ताव करना होगा। नेगेटिवली इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रीजन्स। तो इसका दूसरा कॉनोटेशन है, एक नेगेटिव वे में इसका कॉनोटेशन है कि सरकार, नेगेटिव वे में इसका मतलब अर्थ ये हुआ कि सरकार किसी भी धर्म का विशेष पक्ष नहीं लेगी। गवर्नमेंट कैन नॉट फेवर, लाइक देर आर मेनी कंट्रीज। अगर आपको मैं समझाना चाहूँ, जैसे पाकिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री, बांग्लादेश इन इस्लामिक कंट्री, तो वो एक पर्टिकुलर धर्म, इस्लाम धर्म को जो उनका स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, बेसिकली गवर्नमेंट का एक अपना धर्म है, इस्लामिक धर्म को मानता है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, इंडिया एज ए कंट्री, इंडिया का कोई धर्म नहीं है। इंडिया का धर्म क्या है? कुछ नहीं है। इंडिया के हर एक नागरिक को जो धर्म मानना है वो वही धर्म है।
और नहीं किसी को मानना है तो वो भी, वो स्वेच्छा है उसकी, वो कोई भी धर्म नहीं मान सकता और रह सकता है। सो वाइल जो कंट्री, जो गवर्नमेंट है, वो सारे धर्म को समान बर्ताव करता है, इक्वल ट्रीटमेंट देता है, और एट द सेम टाइम वो किसी को फेवर भी नहीं कर सकता। इसका यही मीनिंग है कि वो किसी के पक्षपात नहीं कर सकता, किसी के सपोर्ट में नहीं आ सकता। नीदर इट कैन गो अगेंस्ट एनी रिलीजन नॉर इट कैन कम इन फेवर ऑफ एनी रिलीजन। इंडिया डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। We don't have to belong to any particular religion in order to be a prime minister or president or judge or any other public servant. So भारत का अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, भारत का प्रेसिडेंट बनना है, जज बनना है और एनी अदर पब्लिक ऑफिशियल बनना है, अगर कोई भी सरकारी नौकर बनना है, सरकार का अफसर बनना है, आपको किसी भी धर्म में होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि आपको ये पर्टिकुलर धर्म के होंगे तभी आप बन सकते हैं, या इस पर्टिकुलर धर्म के हैं तो आप नहीं बन सकते हैं। ये दोनों नहीं है भाई, बहुत ही क्लियर है। एंड इंडिया इज़ सेकुलर कंट्री। अगेन आई एम सेइंग कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू ब्रिंग, कि आवर फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट्स ऑल द रिलीजन्स and at the same time empowers all the religion. We have also seen that under the right to equality there is guarantee that government will not discriminate on the basis of religion. So ये हमने right to equality में भी हमने पढ़ा कि right to equality में भी हमने पढ़ा था कि government will not discriminate on the basis of religion in giving employment. सरकार किसी को सरकारी नौकरी प्रदान करने में, सेवा प्रदान करने में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकती। The institutions run by the state will not preach any religion or give religious education, nor will they favor person of any religion. वो किसी भी धर्म, nor preach any religion, ना ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, ना ही किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा और ना ही किसी धर्म को फेवर किया जाएगा। कोई वरीयता नहीं दी जाएगी धर्म के आधार पे। So the objective of these provisions is to sustain and nurture the principle of secularism. So इन प्रावधानों से धर्म निरपेक्षता को जीवन और बल मिलता है।